जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास के संबंध में, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये इतिहास का एक मतलब जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना। तो दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य आप देखिएगा इधर, ये मौर्य साम्राज्य कितना विस्तृत साम्राज्य था। ये अशोक के बारे में हम जो पढ़ते हैं ना, राजा अशोक, अशोक महान, ये मौर्य साम्राज्य के क्या हुए थे, शासक थे। ये क्या कहलाता है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, ये मौर्य एम्पायर कहलाता है। तो अब देखते हैं ये मौर्य साम्राज्य क्या है। तो ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनके नाम पे क्या पड़ा, इसका नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, इसलिए उनके नाम पर क्या कर दिया था, मौर्य साम्राज्य। भारत का पहला क्या था, ऐतिहासिक सम्राट था। तो दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, ठीक है, कि छोटे छोटे राजा थे। ठीक है, वो राजा थे या कबीले के रूप में इकट्ठे थे, लेकिन ये मौर्य इतना बड़ा एम्पायर हो चुका था कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने ये सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। सम्राट, समझ रहे हो। तो दोस्तों, इतिहास में, भारतीय इतिहास के संबंध में जो सम्राट की उपाधि धारण करने के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, वो मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट की उपाधि धारण करी थी, उसके क्या मिलते हैं, हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या सम्राट की उपाधि धारण की थी। जो उसका शासन था, जो मौर्य साम्राज्य था दोस्तों, देखिएगा आप कि ये ईरान से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। ये दोस्तों, ये वाला पाकिस्तान से आगे ईरान वाला क्षेत्र कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, बंगाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक फैला हुआ था, और यह ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। कि जो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मतलब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया और एक विस्तृत जो साम्राज्य की स्थापना करी थी, तो उससे भी बड़ा साम्राज्य था ये मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य है, तो इतिहास में उसकी कितनी ज़्यादा महत्ता होगी या महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो उससे एग्ज़ाम में तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मतलब उससे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, या कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य हुए, या क्या क्या शिलालेख हुए, जिससे जानकारी मिलती है कि भैया ये मौर्य साम्राज्य था, इसका शासन यहाँ से यहाँ तक था, इसकी स्थापना इसने करी है। तो वो देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, विशाखदत्त जो लेखक हुए हैं मौर्य साम्राज्य के समय में, उन्होंने मुद्रा राक्षस एक जो बुक की रचना करी है। तो विशाखदत्त ने कौन सी, मुद्रा राक्षस, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त को नंद वंश का पुत्र बताया गया है। कि जो घनानंद था दोस्तों, हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था, सिकंदर के समय भारत का घनानंद शासक हुआ था, तो उसका वंशज बताया गया है या पुत्र बतलाया गया इसको चंद्रगुप्त मौर्य में। लेकिन उसे ब्रसल मतलब होता है निम्न जाति का। ठीक है, जो जाति व्यवस्था थी दोस्तों उस समय मौजूद थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में, जो वर्तमान में हमारी समाज में प्रचलित है। ठीक है, जाति व्यवस्था उस समय भी थी। तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है दोस्तों, उसमें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन था, कि वो नंद वंश का पुत्र था या उत्तराधिकारी था, जो निम्न कुल का था। फिर धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से मौर्य हो गया। ये कौन बोलता है, महावंश। जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है वो क्या बोलता है, चंद्रगुप्त जो मौर्य के नाम, मौर्य वंश से संबंधित था, इसका नाम उसका क्या हो गया, मौर्य वंश हो गया। और पिपलीवन का क्या था, पिपलीवन का निवासी था। फिर यूनानी, ये तो हो गया हमारे भारतीय स्रोत में कि मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है कि नंदवंश का उत्तराधिकारी था, निम्न कुल का था। फिर धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। महावंश से ये बात बोल रहा है कि ये मौर्य वंश से था, तो मौर्य से क्या हो गया, फिर मौर्य हो गया। फिर इसके बाद कुछ विदेशी साक्ष्य भी होंगे दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि यूनानियों का आक्रमण हो चुका था। तो यूनानी आक्रमण करते थे तो वो इतिहास भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते थे कि ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इसी जो यूनानी स्रोत है, जस्टिन और जो प्लूटार्क थे, जो यूनानी इतिहासकार, उन्होंने क्या बोला है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं। इन्होंने क्या बोला है, जस्टिन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला है, सेंड्रोकोटस। ये पूछा गया है दोस्तों, है ना, IMP है। ये भी पूछा गया है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने करी, विशाखदत्त ने करी है।
और जस्टिन प्लूटार्क ने, जो यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला है, सेंट्रोकटर कहा है। फिर जो चाणक्य है दोस्तों, जो चाणक्य नीति की हम बात करते हैं या कौटिल्य की बात करते हैं, विष्णुगुप्त की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र के ये लेखक हैं, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त क्या हुए, गुरु हुए हैं, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। चंद्रगुप्त के गुरु हुए, इससे जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। इनकी जानकारी मुद्रा राक्षस से, महावंश से, जस्टिन प्लूटार्क से और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अभी हमें जानकारी मिलती है। और ये जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त जो मौर्य के क्या थे दोस्तों, गुरु थे। ऐसे कहते हैं दोस्तों कि जो नंद वंश के शासक थे उन्होंने चंद्रगुप्त जो कौटिल्य का या चाणक्य का कर दिया था, अपमान कर दिया था। तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं इस वंश का समूल रूप से क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब शिक्षित किया, उनको राजनीति विद्या सिखाई और नंद वंश को पूरी तरीके से समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना में जो चाणक्य का योगदान है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा इतिहास में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत लिखे हैं, राज्य के 7 अंग हैं, ठीक है। तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है कि कोई भी राज्य होते हैं वो उसके विभिन्न अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, ठीक है, कि मुख, हमारा मुख होता है, भुजा होती है, बाँह होती है, पैर होते हैं, ठीक है, कान होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अर्थशास्त्र में राज्य का सिद्धांत क्या कहिएगा, सप्तांग सिद्धांत है। इसके माध्यम से जो कौटिल्य अर्थशास्त्र कहते हैं कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। तो उसमें कौन कौन है, स्वामी है, ठीक है, वो राजा कहलाता है, अमात्य है, वो मंत्री कहलाते हैं, जनपद है, वो प्रजा कहलाती है, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र और सहयोगी। तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में 7 जो घटक का दोस्तों आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र। क्या क्या है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र। ये 7 अंग राज्य के हुए हैं। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये किससे, मौर्य वंश से संबंधित है। फिर अर्थशास्त्र की जो तुलना की जाती है दोस्तों, मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो ग्रंथ है, वो अर्थशास्त्र आप इसको मत समझिए कि ये पैसों से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। ये पैसों से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है कि राजा को किस प्रकार की नीति अपनाना चाहिए या किस प्रकार से दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना चाहिए या राज्य का विस्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेना रखना चाहिए, नहीं, ये सभी बातों का ये अर्थशास्त्र में उल्लेख है। उसमें कौटिल्य व्यवहारिक राजनीति के बारे में कहते हैं कि एक राजा का उद्देश्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना और ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करना और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना। वो इसलिए कि अगर पड़ोसी राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो फिर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा अपने आप का स्थायित्व चाहता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो वो साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है कि जिसमें साधन को नहीं देखा जाता है कि वो नैतिक है कि अनैतिक है, उनको अपना के साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, राज्य को सुदृढ़ करना चाहिए और प्रजा का कल्याण करना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र में इन सभी के बारे में दोस्तों हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। इसकी जो तुलना है दोस्तों, जब मैकियावेली है, द प्रिंस है, ये द प्रिंस में भी इसी प्रकार की बातें लिखी गई है कि जो राजा है, राजा को नैतिकता को ध्यान नहीं रखना चाहिए कि युद्ध करने जा रहा है तो वो ये ना सोचे कि यार मतलब सामने वाले की जो सेना को हम पूरी मार डालेंगे तो हमको एक नैतिक रूप से गलत होगा। दोस्तों इस प्रकार की जो नैतिकता है या भावनात्मक जो बातें एक राजा के मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सेना जब युद्ध लड़ाई के समय इस प्रकार का अगर संकोच करेंगे तो वो सेना क्या हमें मार डालेगी, ठीक। तो ये सभी कहते हैं। तो मैकियावेली के द प्रिंस में भी क्या होता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य, सेल्यूकस निकेटर को हराकर, ठीक है, अफगानिस्तान का क्षेत्र प्राप्त किया। तो दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर जो फारस का क्या, ये इधर का क्या था, एक राजा था सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के जाने के बाद में इन क्षेत्रों में क्या कर रहा था, अपना शासन चला रहा था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया तो सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था दोस्तों, हार गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, संधि हो गई थी, संधि हो गई थी। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो लड़की है हेलेना का विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था,
और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथी दान में दिए थे, वैवाहिक संबंध हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था जहाँ सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजदूत था जो शासन कर रहा था सिकंदर के जाने के बाद। फिर इसके बाद पश्चिमी भारत, गुजरात, मालवा और दक्षिणी भारत, कर्नाटक पर भी क्या कर लिया था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। जो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पुष्यगुप्त का उल्लेख, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था, कि जो जूनागढ़ का जो क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर रुद्रदमन नामक जो शासक था वो शासन कर रहा था। उसने रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि दोस्तों इस क्षेत्र में, जो गुजरात के क्षेत्र में पुष्यगुप्त जो शासक था, उसने क्या करा था, सुदर्शन झील का क्या कर दिया था, निर्माण किया था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था, और हेलेना का विवाह, और 500 हाथी, और जो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनाई या उसका पुनर्निर्माण किया, उसके बारे में। अब आगे देखते हैं दोस्तों। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक हुआ, बिंदुसार हुआ। दोस्तों ये दो शब्द याद रखना, बिंबिसार था हर्यक वंश का शासक, ठीक है, और बिंदुसार है मौर्य वंश का। मौर्य वंश का कौन है, बिंदुसार, और बिंबिसार है हर्यक वंश का। तो ये बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व का। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्र घात या शत्रुओं को नाश करने वाला कहा है, अमित्रोकेडिस या अमित्र घात, ठीक। सीरिया के ने तो यूनानी लेखकों ने क्या बोला है, अमित्रोकेडिस या शत्रुओं का नाश करने वाला किसे बोला है, किसे बोला है दोस्तों, बिंदुसार को। सीरिया के शासक एंटिकोस प्रथम और मिस्र के टालमी द्वितीय के साथ राजनीतिक संबंध थे। तो आप देखिए दोस्तों, सीरिया तक संबंध हो चुके थे। सीरिया तक मतलब जो बिंदुसार का मौर्य साम्राज्य के संबंध थे, मिस्र तक जो बिंदुसार के साम्राज्य के संबंध थे या मौर्य वंश के राजनीतिक संबंध थे, ठीक है। फिर जो बिंदुसार का जो अगला शासक हुआ दोस्तों, अशोक हुआ, ठीक। इसे हम क्या अशोक महान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अशोक के बारे में देखते हैं। 269 ईसा पूर्व में ये राजा बना। दोस्तों ये डेट आप याद रखने का प्रयास करें कि राजा कब बना, 269 ईसा पूर्व में राजा बना। उपाधि कौन कौन सी थी, देवनाम प्रिय की या देवनाम प्रिय जो देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी सुंदर दिखने वाला। तो दोस्तों ये पूछा गया देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो अशोक को जाना जाता है। प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, अशोक को कहा जाता है, ठीक है। और अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। किसका पुत्र था, बिंदुसार का, और किसका नाती था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर दोस्तों अशोक ने अपने जीवन काल में एकमात्र युद्ध लड़ा है, वो कलिंग का युद्ध। कब लड़ा, 261 पूर्व में। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पे लगभग जो राजा अशोक ने काफ़ी सारे जो वहाँ के लोग थे, कलिंग जो कहाँ उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों को क्या कर दिया था, मृत्यु दे दी थी या युद्ध में मार दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ गया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर इसके बाद जब उनमें कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो उन्होंने धम्म यात्रा मतलब धर्म की यात्रा, जैसे तीर्थ यात्रा हम कहते हैं, तो वैसी यात्रा की थी और उन क्षेत्रों में की थी जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्षेत्र थे। तो दोस्तों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये इन सभी क्षेत्रों का दोस्तों क्या था, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध से क्या था, संबंध था। तो उन्होंने इन क्षेत्रों की क्या की थी, यात्रा की थी। जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक है, नर्मदे जी की परिक्रमा करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, या 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो धम्म यात्राएं की थी। फिर अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख और स्तंभलेख लिखे हैं, जिसमें 14 शिलालेख हैं। सहावजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, सोपारा आदि में मिले हैं। तो अशोक ने अपने शासनकाल में 14 शिलालेख लिखे। अब शिलालेख क्यों लिखे, तो दोस्तों शिलालेख क्या थे कि वो साम्राज्य की जानकारी देने के लिए शिलालेख का क्या किया था, निर्माण किया जाता। क्योंकि प्रचार के साधन होते नहीं थे, अखबार होते नहीं थे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम होता नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पत्थरों पे अपनी जो बातें हैं कि राज्य क्या कर रहा है उनको उल्लेखित कर दिया जाता था। तो उससे क्या होता है, हमको जानकारी मिलती है। तो ऐसे 14 शिलालेखों की जानकारी हमको अशोक के समय की मिलती है। फिर उसमें 7 स्तंभ लेख थे, वो कौन से, लुम्बिनी, सारनाथ, सांची आदि में मिलते हैं।
लघु शिलालेख भी छोटे छोटे मास्की, नेतुर, उडेलगों में ये हमें मिले हैं। तो अशोक ने अपने शासनकाल में 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और लघु शिलालेख मिले हैं। फिर इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति 250 या 251 भी हम पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, ये अशोक के समय। दोस्तों 4 बौद्ध संगति हुई, जिसमें तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था? अशोक था। और अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलीपुत्र तिस्म की थी। और जो चौथी बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? कुंडल वन में हुई थी। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है, कुंडल वन में। ठीक है। और कनिष्क कहाँ था? वहाँ का शासक था कनिष्क। तो ऐसी तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों 4 बौद्ध संगति हुई है। ठीक है। तो तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्म ने की थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है। प्रशासन मतलब क्या होता है? जो मतलब राज्य को चलाते हैं। ठीक है। तो जो मौर्य प्रशासन था, क्या हम देखते हैं ईरान से लेकर बंगाल तक था। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि एक राजा यहाँ बैठा है, वो यहाँ भी देख ले रहा है, यहाँ भी देख ले रहा है। तो इससे क्या हो गया था कि जो मौर्य प्रशासन को विभिन्न प्रांतों में क्या कर दिया था? बांट दिया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रांत है, और वहाँ पे एक जो तत्काल मतलब किसी को नियुक्त कर दिया गया था जो वहाँ का प्रांतों की क्या देखभाल करता था। तो उत्तरापथ था दोस्तों, तक्षशिला। उत्तरापथ मतलब तक्षशिला प्रांत था। अवंती उज्जैनी था। कलिंग दोस्तों ये उड़ीसा वाला, तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। और प्राच्य मतलब पाटलिपुत्र। इस प्रकार से ये 5 प्रांतों में दोस्तों क्या कर दिया था? मौर्य साम्राज्य को बांट दिया था। उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य। अब यहाँ अधिकारी कौन कौन थे? ठीक है। रज्जुक होता था जो जिलाधिकारी, या हम जो कलेक्टर बोलेंगे दोस्तों, जिलाधीश बोलेंगे। यहाँ पे इन प्रांतों में विभिन्न प्रशासनिक इकाई थी। रज्जुक क्या बोला जाता था? जिलाधिकारी बोला जाता। प्रतिष्ठा राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर। अंतपाल सीमा रक्षक होता था, BSF मान लो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नागरक नगर का प्रशासक, या जिसे हम मान लें महापौर मान लें। ठीक है। तो रज्जुक जिलाधिकारी, प्रतिष्ठा राजस्व अधिकारी होता था, अंतपाल सीमा रक्षक और नागरक नगर प्रशासक। फिर यहाँ पे जासूसी प्रणाली भी थी दोस्तों। स्थायी जासूस संस्था किसे कहा जाता था? जो स्थायी जासूस होते थे, जो और संचार कहा जो चलंत जासूस होते थे, कि बस उनको कभी जभी जानकारी दे दी कि भैया आप ये जानकारी जुटा के लाए। मतलब जो प्रांत है या प्रशासन उनको रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहा था, तो वो क्या कहलाते थे? संचार कहलाते। संचार मतलब चलता रहता है। तो इसी प्रकार जासूस प्रणाली, संस्था क्या स्थायी जासूस होते थे उसे संस्था, और संचार चलंत जासूस होते थे। ठीक है दोस्तों, ये मौर्य प्रशासन था, जिसे 5 भागों में उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य भागों में रज्जुक होता था, प्रतिष्ठा होता था और अंतपाल और नागरक। मौर्य काल की स्थापत्य कला, स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। सिंह सीर से सारनाथ का स्तंभलेख भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, ये मौर्य काल से संबंधित है। स्तूप सांची का जो है दोस्तों भोपाल के पास में, भरूच, सतना का, अमरावती। ठीक है, ये किससे? मौर्य काल से संबंधित है। पाटलिपुत्र का राज्य प्रसादा मेगास्तीनी ने फारसी महलों को भव्य बताया। पतन मौर्य काल, बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल की स्थापत्य कला में हम सांची के या जो अशोक ने जितने भी स्तंभ लेख बनाए हैं उनके बारे में दोस्तों बाद में हम और विस्तृत जब आएंगे तो देख लेंगे। या फिर जो सांची के स्तूप, भरूच का स्तूप जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे दोस्तों MPSI के लिए, तो उसमें हम इनके बारे में और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश का पतन हो गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, और शुंग वंश की क्या कर दी थी दोस्तों? नींव डाल दी थी। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजवंश है, जिससे लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। आगे भी जो आपके MPSI के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको रिकॉल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।